बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। और हमारा चैप्टर 5 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज जो हमने नॉलेज डिस्कस करना है वो है 5.2। और इस नॉलेज को हमने जो टाइटल दिया है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जो एसएलओ कवर होना है इसमें, वो एसएलओ भी यहाँ पे लिखा है, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे दे दूँ ताकि आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें हमारी ग्रिप में आ जाएं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब इन दो स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है, और अगर हम डिफरेंट पाथ फॉलो कर भी दें तो हमारे पास वर्क सेम रहता है। तो ऐसी फोर्स जिसकी वजह से वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम पाथ को चेंज भी कर देते हैं, लेकिन शर्त है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम हो। ऐसी फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कहते हो, और जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा उसे आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहोगे। अच्छा, अब ज्यादातर जो इस तरह की फोर्सेस होती हैं ये किसी फील्ड के अंदर डिफाइन की जाती हैं, और जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कह लो या किसी भी अदर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड कह लो, जहां भी कोई इस तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसके अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। तो अर्थ भी यही काम कर रही है कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, और उसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम भी देते हो, और वही फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। और फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। ऐसी फील्ड जिसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड, और उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अब क्योंकि हमने कंजर्वेटिव फोर्स को अंडरस्टैंड करना है या कंजर्वेटिव फील्ड को अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए हमें कोई एग्जांपल तो लेना पड़ेगी। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्जांपल से ही यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का पता होना चाहिए। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है वो यहां पे लिखी भी हुई है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन और एरिया, एरिया कह लो या स्पेस कह लो, एरिया और रीजन अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो एरिया है, वेयर ईच पॉइंट या ईच पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा रीजन, ऐसी स्पेस अराउंड द अर्थ जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, उस रीजन को, उस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अगर तो हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बात करें तो वहां पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम नियरली कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हाइट की तरफ जाएंगे तो तब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। खैर, हमने यहां पे चूंकि वर्क को डिस्कस करना है, तो वर्क को डिस्कस करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज करना है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला हम बना चुके हैं, एफ डॉट डी, जिसे एफ डी कॉज ऑफ थीटा भी कहते हैं। तो उस फार्मूले को अगर अप्लाई करके हम यहां पे वर्क कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो फिर हमें फोर्स को कांस्टेंट लेना है, और ऐसा पॉसिबल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही हो सकता है। तो हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ यहां पे वर्क को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे हमारा जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क को समझने के लिए मैं 3 सिनेरियोस को डिस्कस करूंगा। सपोज करें हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है। अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेस करता हूं तो ऐसे केस में फोर्स तो हमारी अपवर्ड हो गई, सॉरी यहां पे फोर्स हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेनी है।
डिस्प्लेसमेंट हमारी अपवर्ड हो गई जो कि यहाँ पे हाइट के बराबर लेंगे, और जो हमारी फोर्स है क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे कंसिडर करना है तो वो हमारी डाउनवर्ड होगी, और उसकी वैल्यू आपको पता है mg के इक्वल ले सकते हो। तो ऐसे केस में मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की टेल्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो अब अगर मैं इस एंगल के साथ वर्क को यहां पे डिस्कस करना चाहूं तो वर्क मेरे पास है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और थीटा यहां पे आप 180 डिग्री लोगे। और आप मुझे बताओ कि कॉज 180 क्या होता है? कॉज 180 हमारे पास -1 के बराबर है, और इस तरह से ये वर्क बनेगा -FD। अगर मैं F की वैल्यू mg पुट कर दूं और D की जगह पे H पुट कर दूं तो मेरे पास जो वर्क है वो -mgh आ गया। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेस करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो नेगेटिव होगा, और लेंगे उसको -mgh के बराबर। अब अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, जैसे कि ये वाला केस है, इसमें अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चूंकि हाइट की फॉर्म में यहां पे होगी, और फोर्स तो लगती ही अर्थ के सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी नीचे है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पे इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा? 0। और अगर एंगल 0 बनता है तो मैं वर्क को यहां पे कैलकुलेट करूं, अगर एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री, थीटा यहां पे एंगल है बिटवीन एफ एंड डी और वो 0 नजर आ रहा है, तो इस तरह से एफ की जगह पे आप mg पुट कर दोगे, डी की जगह पे h, और cos 0 हमारे पास 1 होता है, +1 कर लो या 1 अकेला लिख लो। इस तरह से ये आ जाएगा कि +mgh। तो इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट को नीचे लाया जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, जिसे हम mgh कहेंगे। तो दो सिचुएशन को हमने डिस्कस कर लिया कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में वर्क हमारा पॉजिटिव है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट में वर्क हमारा नेगेटिव है, लेकिन है mgh के इक्वल। और अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करते हैं, जैसे कि यहां पे आपको एक बॉल नजर आ रहा है और इसमें जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो फोर्स हमारे पास mg है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे अगर d करते हो तो इस केस में जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन वो यहां पे 90 डिग्री है। और अब अगर ये एंगल 90 लेते हैं तो वर्क हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज 90 आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इस तरह से वर्क डन हमारे पास 0 बनेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया जाता है तो ऐसे केस में जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो हमेशा 0 होगा। तो 3 सिचुएशन में मैंने यहां पे वर्क को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं उसके लिए पहले ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब हम आते हैं यहां पे वर्क डन टू अलोंग 2 डिफरेंट पाथ। 2 डिफरेंट पाथ के अलोंग हमने वर्क डिस्कस करना है। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मैस m है, ये ए पॉइंट पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे ए हो गया। अब ए से ऑब्जेक्ट को हमने सी पे लेके आना है। अब एक तो तरीका है कि ए से सी तक डायरेक्टली ले आए, फर्स्ट करें ए से सी तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट डी है। एक तरीका तो ये है कि ए से सी तक डायरेक्टली ले आए और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी यहां पे वर्क है उसको निकालें। और दूसरा तरीका है ए से पहले बी पे लेके आए और फिर बी से सी पे लेके आए। तो दूसरा पाथ हमारा ए बी सी हो गया, और इस मोशन के दौरान, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान भी जो वर्क है वो भी हम कैलकुलेट करें और देखते हैं कि वर्क की वैल्यू क्या आती है। इन दोनों पाथ के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल हमारी डेस्टिनेशन यहां पे सी है। तो इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम ए टू सी। तो बेटा ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है उससे डी ले लें। तो मैं यहां पे वर्क कैलकुलेट करने लगा हूं, वर्क फ्रॉम ए टू सी। तो बेटा ए टू सी वर्क निकालने के लिए मैं एफ डॉट डी का फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूं, एफ डॉट डी। और मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा मुझे बताएं यहां पे अगर ये जो पाथ हमारा इंक्लाइंड है
एक एंगल पे है तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल पे है, और इस फार्मूले के अंदर जो थीटा होता है वो एफ और डी के बिटवीन एंगल होता है। तो यहां भी ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये फोर्स हो गई, तो ये थीटा एंगल यहां पे सपोज किया गया है। अच्छा, अभी एक बात याद रखो कि जो अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा बनेगा यहां पे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उनको कोई लाइन कट करे तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो इस तरह से अगर ये थीटा तो ये भी आपके पास थीटा है। अब अगर मैं इसको थीटा लेके ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स बना लूं, यानी इस लाइन को, ए बी लाइन को अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो मैं इस डी के कंपोनेंट्स बना सकता हूं इस रेफरेंस लाइन के लिहाज से, इस रेफरेंस लाइन के लिहाज से डी के कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर यहां पे डी का हेड है तो ये मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं हेड से, तो रेफरेंस लाइन की सिमत में जो कंपोनेंट होगा वो आपके पास क्या बनेगा, डी कॉज ऑफ थीटा, ऐसे ही है। और जो आपके पास ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये हमारे पास बनेगा डी साइन ऑफ थीटा, ऐसे बेटा। अच्छा, ए से बी तक जो टोटल, ये चूंकि एक हाइट पे है पॉइंट तो इसको आप एच भी कर लो, तो इस केस में हमारे पास जो डी कॉज ऑफ थीटा है वो एच के बराबर आ गया। डी कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया, एच के इक्वल आ गया। तो फिर ये जो डी कॉज ऑफ थीटा लिखा है इसकी जगह पे मैं एच लिख सकता हूं, तो एफ इंटू एच, और एफ चूंकि हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि एम जी के बराबर है तो इसको मैं एम जी लिख रहा हूं और साथ एच आ गया, और ये बता सकते हो कि एफ यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ये मैंने वर्क कैलकुलेट किया ए टू सी, मैं इसको एम जी एच की फॉर्म में ले आया हूं। खैर एक डिफिकल्ट पॉइंट यहां पे जो नजर आ रहा है कि चूंकि ये एक इंक्लाइंड पाथ था, इस इंक्लाइंड पाथ के केस में वर्क निकालने के लिए मैंने जरा यहां पे इस डी के कंपोनेंट्स बना के वर्क को मॉडिफाई कर लिया। अब आते हैं यहां पे जो वर्क फ्रॉम ए बी सी पाथ, तो वर्क अलोंग ए बी सी पाथ देखते हैं, ए बी सी पाथ। इस वर्क को मैं अगर ऐसे लिख लूं, वर्क फ्रॉम ए टू बी और देन वर्क फ्रॉम बी टू सी, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पहले ए से बी तक वर्क निकाल लें और फिर बी से सी तक बात कर लें। मुझे बताएं कि ए टू बी जो वर्क है इसमें ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, एच के बराबर। तो मैंने भी आपको बताया था कि वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा वो एम जी एच के बराबर होगा। तो फिर ये हमारे पास एम जी एच के इक्वल हो गया प्लस एम जी एच, और ये जो बी से सी तक आना है इसमें हमारी जो फोर्स है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो गया, और जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क हमारे पास जीरो बनता है, तो ये वर्क तो हो गया जीरो। इस तरह से जो वर्क बना ये एम जी एच ही बन गया। तो आप ये देख रहे हो कि जितना वर्क ए से डायरेक्टली सी तक आने में है उतना ही वर्क ए बी सी पाथ के अलोंग है। आप देखो ये एम जी एच आ गया और ये भी क्या है, ये भी एम जी एच है, वर्क फ्रॉम ए टू बी और देन बी टू सी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो वर्क फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली है वही वर्क फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो वर्क है इन दोनों पाथ पे सेम आ रहा है, और ऐसी फोर्स जिसके लिए वर्क सेम आ रहा है उसे आप कंजर्वेटिव फोर्स कहते हो। और किस फोर्स के लिए हम ये कर रहे हैं, ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कर रहे हैं, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए कर रहे हैं, और वो हमारे पास सेम आ गई, वर्क सेम आ गया। इट मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अब जो अर्थ की ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंदर ये फोर्स एग्जिस्ट करती है वो फील्ड भी हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होगी। अब आते हैं यहां पे कि ये फाइनल हमने कंक्लूजन निकाल लिया, दिस शो दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब बेटा ये एक और बात भी यहां पे डिस्कस करते हैं कि क्लोज पाथ के अलोंग जरा वर्क भी डिस्कस करें। एक और भी इसकी प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की कि इस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से
क्लोज पाथ के अलोंग जो वर्क है वो नेगेटिव होता है, तो उसको भी जरा देखते, सॉरी वो जीरो होता है, तो उसको भी जरा कैलकुलेट करते हैं। अगली एक स्लाइड ऐड करें, आगे ऐड है या नहीं देख लेते हैं। ये आगे एक स्लाइड है, ये फिगर भी आगे ले जाएं, इसके बाद आपने ऐड फिगर भी शिफ्ट कर दें, ये वाली फिगर। अच्छा बेटा, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर मैं कहता हूं ए से सी तक और सी से बी और वापस बी टू ए, क्लोज पाथ का मतलब जहां से हम चल रहे हैं वापस वहीं पे अगर आ जाते हैं तो ये क्लोज पाथ होगा। इस क्लोज पाथ में जो वर्क है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहां पे क्लोज पाथ ले रहा हूं ए टू सी और फिर सी टू बी और देन बी टू ए, ये हमारा एक क्लोज पाथ हो गया। इस क्लोज पाथ के अलोंग अगर मैं वर्क को डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। एक हो गया पहले वर्क फ्रॉम ए टू सी, और फिर हम कैलकुलेट कर लें वर्क फ्रॉम सी टू बी, और देन हम वर्क कैलकुलेट करें फ्रॉम बी टू ए। अगर ये तीनों वर्क कैलकुलेट करें और यहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास एक क्लोज पाथ के अलोंग वर्क बनेगा, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने वर्क फ्रॉम ए टू सी जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है बेटा, वर्क फ्रॉम ए टू सी, वर्क फ्रॉम ए टू सी भी कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास एम जी एच के बराबर है। और फिर जो वर्क फ्रॉम सी टू बी, सी से बी तक जाएं तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और ग्रेविटी की वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो जीरो होगा, तो ये वर्क तो जीरो होता है। इसी तरह से वर्क फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, अब आप बी से अगर ए की तरफ जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर ही कवर हो रही है, तो अब मुझे बताओ वर्क कैसा होगा, वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। ऊपर डिस्प्लेस करने में वर्क नेगेटिव, नीचे डिस्प्लेस करने में वर्क पॉजिटिव, तो ये वर्क हमारा होगा तो एम जी एच ही, लेकिन ये नेगेटिव होगा, इसे लिखोगे माइनस एम जी एच। अब मैं अगर इन वैल्यूज को इधर यूज करूं तो वर्क अलोंग द पाथ ए सी बी ए, मैं जरा शॉर्ट करके ऐसे लिख रहा हूं, तो ये पहला वर्क आपका एम जी एच है, और दूसरा वर्क जीरो है, और तीसरा माइनस एम जी एच है। इस तरह से ये वर्क कैंसिल हो गए, हमारे पास क्लोज पाथ के अलोंग वर्क की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स की अगर मुकम्मल डेफिनेशन बोलें तो हम कहते हैं ऐसी फोर्स है जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो, सच फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और जिस फील्ड के अंदर ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो ये बेटा आपने प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड जब भी आएगी ना, तो उस कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करते हो, फोर्स तो है ना वहां पे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं अगर इस फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा हूं तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूं। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हो तो जो वर्क आप उसके ऊपर कर रहे होते हो वो वर्क उसमें एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर ये बात कर लो, जो भी कंजर्वेटिव फील्ड होगी उसके अंदर अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो पोजीशन में चेंज की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और उस एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हो। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। इसी तरह से हमारे पास इलास्टिक फील्ड के अंदर अगर आप ये वर्क करते हो तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो बेटा एक बात क्लियर हो गई कि वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे जाके
रख देते हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, लेकिन अगर उसको रिलीज कर दो तो वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, वही एनर्जी आपको मोशन की फॉर्म में वापस मिल जाएगी। जो वर्क आपने उसके ऊपर किया जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, तो जैसे ही छोड़ोगे तो वो एनर्जी मोशन की फॉर्म में आपको दोबारा अवेलेबल होगी। तो खैर ये एक ऐसी एनर्जी है जो कंप्लीटली रिकवर की जा सकती है। अब आते हैं यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसी फील्ड जो पाथ जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। इसमें पाथ चेंज करोगे तो वर्क भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास दो पाथ हैं, अगर यहां से यहां पे जाते हो और एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, मैं कहता हूं ये रफ पाथ है और ये स्मूथ पाथ है, तो जो रफ पाथ है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से वहां पे वर्क भी ज्यादा होगा, और स्मूथ पाथ में फ्रिक्शन कम होगी तो वहां पे वर्क भी कम होगा। इसका मतलब है कि यहां पे जो वर्क आएगा वो सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। और ये किस फोर्स की वजह से वर्क की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए फ्रिक्शन हमारी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसमें जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ना सिर्फ फ्रिक्शन बल्कि एयर रेजिस्टेंस भी इसी तरह की फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। टेंशन भी हमारे पास एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एक दो एग्जांपल लिखी हुई हैं, बल्कि आगे एक पूरी यहां पे लिस्ट बनाई हुई है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। इनको आपने याद कर लेना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स जिसे आप इलास्टिक फोर्स कहते हो, ठीक है। इसी तरह से ये दोबारा लिखी इलास्टिक फोर्स। तो ऐसे ही हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस ड्रैग, जैसे कोई फ्लूइड है उसके अंदर मूव करेंगे तो फ्लूइड हमारे ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है उसे आप विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हो। अप्लाइड फोर्स जो आप फोर्स लगाते हो वो भी हमारे पास जो है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। अगर हमारे पास पाथ रफ है तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी, अगर पाथ स्मूथ है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगी। इस तरह से जो वर्क है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब आते हैं यहां पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेज हैं उनका एक कंपैरिजन किया गया है। सबसे पहली जो बात यहां पे है एनर्जी स्टोरेज के हवाले से, इसमें लिखा है जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं इसमें जो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो एज ए एनर्जी स्टोर होगा। ये मैंने भी आपको बता दिया, और वो एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिकवरेबल, ये मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाती है। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो रिकवरेबल होती है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करते हो तो इसमें किसी किस्म की एनर्जी स्टोर नहीं होगी और यहां पे कोई एनर्जी रिकवरेबल नहीं होगी। इसमें मोस्टली एनर्जी डिसिपेट होती है, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी वर्क होगा तो वहां पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं तो वो वर्क हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एज ए एनर्जी का लॉस लेते हैं, तो वो एनर्जी हमारी जाया हो रही होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। क्या मतलब है कि हमारे पास नॉर्मली जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसमें जो वर्क है वो प्योरली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। तो ऐसी फोर्स जिसमें वर्क डन प्योरली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, ठीक है, वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और इस तरह की क्वांटिटी को आप कहते हो ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट को बयान करने वाली क्वांटिटी है। इसका मतलब हमारी जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो एक स्टेट फंक्शन हो गई, स्टेट डिस्क्राइबिंग फंक्शन है। जबकि हमारे पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमारे पास पाथ पे भी डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के अलावा वो पाथ डिपेंडेंट भी है, डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ टेकन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ये डिफरेंस आ गया। फिर एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैंने अभी आपको बता दी है। फिर इसमें वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ क्या होगा, जीरो, जबकि नॉन कंजर्वेटिव के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन अ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, मोशन और पोजीशन की वजह से ऑब्जेक्ट जो एनर्जी रखता है उसे आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हो। वैसे तो थोड़ी सी हमने ऊपर डिस्कशन कर दी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर मैकेनिकल एनर्जी रिकवरेबल होती है, जो कि सम होती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये भी आपने अगले टॉपिक में अंडरस्टैंड करना है। मोशन की वजह से ये एनर्जी होती है। तो खैर कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैकेनिकल एनर्जी रिकवरेबल होती है, अगर वहां पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। जब आप वर्क कर रहे हो, आप उसको एक मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, और वहां पे फ्रिक्शन है, तो आपकी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी इसमें मोशन पैदा नहीं कर रही, बल्कि वहां पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क भी हो रहा है, और वो वर्क हीट की फॉर्म में अपीयर होगा। इसका मतलब वो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आपकी सारी की सारी एनर्जी आगे मोशन की फॉर्म में अपीयर नहीं हुई। तो फिर आप कह सकते हो कि आपकी गिवन मैकेनिकल एनर्जी में एक डिक्रीज आ गया। तो ये आपने एक मेन डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड किया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बिटवीन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।